हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th एनआईओएस की लेसन नंबर 10 का पूरा एस्से कंप्लीट कर लिया था। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम इसका अप्रिसिएशन पार्ट यानी कि ऑर्नामेंटेशन पार्ट समझेंगे। तो इसमें कुछ कुछ पैराग्राफ्स, कुछ कुछ एक्सर्प्ट्स हैं पूरे एस्से में से। उनका आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है, एक्सप्लेनेशन बताना है और उनका क्रिटिकल कॉमेंट भी देना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है उसी तरह से ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सर्प्ट, जिसमें कहा गया है स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन से लिया गया है। उसके चीफ यूजेस बताए गए हैं, प्राइवेटनेस इन रिटायरिंग, ऑर्नामेंट, डिस्कोर्स एंड एबिलिटी, जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। ये ओपनिंग लाइन्स ऑफ द एस्से हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कहाँ से लिया गया है, और यहाँ पर एसेइस्ट बताता है कि सभी मूल बातें, सब बेसिक्स और उसके पर्पसेस बताता है, क्या उसके उद्देश्य हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, जैसे कि एस्से शुरू कर होता है, जैसे कि एस्से की शुरुआत होती है, बेकन तीन प्रमुख उद्देश्यों को, स्टडी के तीन प्रमुख उद्देश्य बताते हैं। नंबर 1, एकांत में आनंद प्राप्त करने के लिए अध्ययन। नंबर 2, प्रवचनों में अपने जुड़ाव को परिष्कृत करना और समृद्ध करना। विभिन्न तरीकों से अध्ययन करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, दे आर डिलाइटेड, जैसे अकेले में पढ़ने से या अवकाश के क्षणों में, या खुद को कुशल बनाने के लिए, अपस्किल करने के लिए और काम में बेहतर होने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन करना। तो व्यक्ति रिटायरमेंट मोड पर होते हैं। अध्ययन करने से शब्दों का जो भंडार है, हमारी जो वर्ड बैंक है, हमारी जो इन्वेंट्री ऑफ वर्ड्स है वो इंक्रीज़ होती है। हमारी दुनिया के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, और हम प्रवचनों को भी, डिस्कोर्सेस को भी समझने के तरीक़ों में हमारी बढ़ोतरी होती है। ये बदले में क्या करता है, ये हमारे जुड़ाव में, एंगेजमेंट्स में एक रिफाइननेस लाता है। हम और ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझ पाते हैं। दूसरों के साथ कुशलतापूर्वक और आश्वस्त रूप से बातचीत करने से हमारी जो छवि है वो इम्प्रूव होती है, हमारी इमेज इम्प्रूव होती है। और इसी तरह अध्ययन अलंकरण यानी कि ऑर्नामेंटेशन के भी फंक्शन को पूरा करता है। इसके अलावा जो विद्वान लोग होते हैं, लर्नड पीपल जो होते हैं, उनको एक एज होती है, एक बढ़त मिलती है कि वो व्यावसायिक मामले में कौशल हासिल कर सकें, एक्यूमेन मिल सके, परफेक्शन मिल सके, और जो बातचीत करने के मामले हैं उनमें भी वो दोनों ही चीज़ों को अच्छे से, कुशलता से कर पाते हैं। अब इसका क्रिटिकल कमेंट देखते हैं। क्रिटिकल कमेंट का मतलब है कि इसमें बिल्कुल सिंपल और टर्स लैंग्वेज है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, स्टडी के अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, और जो रेटोरिक टेक्निक है उसको अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लोर किया गया है। चलते हैं नंबर 2 पर। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ। ये भी उसी पार्ट का है कि स्लॉथ होता है, ज़्यादा हम स्टडीज़ पर फोकस करते हैं तो क्या होता है। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर निबंधकार जो है, एसेइस्ट जो है, पाठकों को पढ़ने, लिखने और बातचीत में उचित संतुलन बनाने का निर्देश देता है कि एक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेकन का मानना है कि पढ़ाई एक अच्छी आदत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। तो अगर पढ़ाई भी ज़्यादा की जाए तो उससे इंसान सुस्त हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, स्लॉथ की तरह हो जाता है, और निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। और दूसरी बात जब आ जाती है, जब हम फ्लॉन्ट करने लगते हैं, ज़्यादा ही कुछ ऑर्नामेंटेशन करने लगते हैं। रोज़मर्रा के मामलों की व्याख्या करने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि का दिखावा और इस्तेमाल करने से व्यक्ति क्या दिखता है, घमंडी नज़र आता है, वेन नज़र आता है, एरोगेंट नज़र आता है, कि बस इसे अपनी ही परवाह है, सेल्फिशनेस नज़र आती है। इसी तरह परिस्थितियों का आकलन करने और फिर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे नियमों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता और उनका यांत्रिक प्रयोग उपहास यानी मॉकरी और रिडिक्यूल यानी अगेन उपहास का कारण बन जाता है, कि बस हमारी, फिर हम लर्नेड नहीं समझे जाते, हम एक ह्यूमर की तरह हमें समझा जाता है। तो ज़रूरी क्या है कि पढ़ाई के ज़रिए अपनी कुशलता को निखारना ही व्यक्ति का पूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। हम अपने स्किल्स को पॉलिश करें, स्टडी से हम परफेक्ट हो जाएंगे और वेल राउंडेड हो जाएंगे, कि हम बिल्कुल सर्वांगीण हो जाएंगे।
इसके अलावा हमें अपने अनुभवों से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी सीखना ज़रूरी है और ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लोगों के जो टैलेंट्स हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, वो नेचुरल रूप में आती हैं, रॉ फॉर्म में आती हैं, इसलिए उनका अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्हें बेहतर ढंग से विकसित करना ज़रूरी है। पढ़ाई एक वो सान है, एक वेट स्टोन है जिससे हम अपने अपने कैपेबिलिटीज़ को होन करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, ठीक है। सान है जिससे हम अपने आप को पॉलिश करते हैं, घिसते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से निष्कर्ष निकालने से कभी कभी गलत और भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते, इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फ्रेंस भी निकल सकते हैं। ऐसे मामलों में लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़रूरी होते हैं ताकि कोर्स करेक्शन किया जा सके। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हम उसको सुधार कर सकें और सही कंक्लूजन तक पहुंच सकें। तो इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम ये होगा कि अनुभव भी बहुत इम्पॉर्टेंट, मूल्यवान है, क्योंकि ये कंप्लीट करता है स्टडीज़ को, कॉम्प्लीमेंट करता है स्टडीज़ को। इसमें भी अगेन क्रिटिकल कमेंट देखें तो क्या है, एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। विटी स्टेटमेंट्स हैं, हंसने वाले स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल विजडम से भरे हुए हैं। हमें रोज़मर्रा की विजडम दी जा रही है, बुद्धिमत्ता बताई जा रही है। और नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन की बात की गई है। नेक्स्ट पार्ट है रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कन्फ्यूज। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ लेखक अध्ययन के उद्देश्य के बारे में, पर्पस के बारे में बता रहा है, विच शुड बी सोलली, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से होना चाहिए, नॉलेज प्राप्त करने के उद्देश्य से होना चाहिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अध्ययन का जो उद्देश्य है एकदम शुद्ध और पक्षपात के बिना होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए और एकदम प्योर होना चाहिए। पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने का जो पर्पस है वो विचारों का तीखा विरोध करना या लेखक के विश्वासों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना नहीं होना चाहिए, मानो वो निर्विवादित हो, माने वो अनक्वेश्चनेबल हो। इसके अलावा इसका उद्देश्य कुछ तुच्छ यानी छोटे, ट्रिवियल चर्चा और विवाद करना नहीं होना चाहिए, ऐसे विवादों में भी नहीं पड़ना चाहिए। तो बेसिकली स्टडीज़ जो हैं वो हमें तथ्यों को, फैक्ट्स को गेज करने के लिए, परखने के लिए और उनका विवेकपूर्ण विश्लेषण करने की क्षमता से लैस करता है, हमें इक्विप करता है। बेकन का मानना है कि अध्ययन का पर्पस, अध्ययन का उद्देश्य उसके प्रति गंभीरता और एकाग्रता, कंसंट्रेशन को निर्धारित करता है। अदरवाइज वो सिर्फ शैलो रीडिंग है। शैलो रीडिंग यानी उथला अध्ययन, जो हम ऊपरी ऊपरी से पढ़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर पिटी सेंटेंसेस गिव नो रूम फॉर कन्फ्यूजन, कोई एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज है, सिंपल है, विटी है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। तो बेसिकली क्रिटिकल कमेंट तो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये चीज़ ऐसी है जो काफ़ी यूज़ की जाती है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि बेकन कोटेड वर्ड्स के द्वारा, यानी इन कोटेड वर्ड्स के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि अध्ययन के 3 पहलू हैं, पढ़ना, लिखना और चर्चा। ये एक व्यक्ति की पूर्णता, परफेक्शन के लिए एक बहुत ही वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालने से कई विषयों की हमारी समझ बढ़ जाती है। यह व्यक्ति को ऐसे विषयों की में गहराई से उतरने का अवसर देता है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझने में बहुत इंट्रिकेट होते हैं, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। सामान्य व्यक्ति इन्हें नहीं समझ पाता। इससे व्यक्ति की कल्पना शक्ति को भी और व्यापकता मिलती है, इमेजिनेशन भी ब्रॉडन होती है। पाठक उन विचारों की कल्पना करने की क्षमता से इक्विप हो जाता है, लैस हो जाता है, जो दुनिया के विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो एम्पावर हो जाता है, सशक्त हो जाता है। टू डू व्हाट? एक रूप से अधिकतम उपयोग करने के लिए, स्टडीज़ का अधिकतम, अपने ह्यूमन बीइंग का, अपने इंसान के रूप की अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए वो एम्पावर हो जाता है, सशक्त हो जाता है। और अन्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करके,
व्यक्ति खुद को सीमित सोच और पूर्वाग्रहों से, थिंकिंग से, लिमिटेड सोच से और प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह से मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा यह व्यक्ति की में दूरदर्शिता की जो कमी है उसको भी दूर करता है, एलिमिनेट करता है। अन्य लोगों के साथ बातचीत करके व्यक्ति किसी स्थिति के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कर सकता है, उसे इवैल्यूएट कर सकता है। उसकी प्रबुद्ध दृष्टिकोण, जो उसका एनलाइटेंड एटीट्यूड है, उसको एक विश्वसनीय, एक रिलायबल पर्सन बनाने में मदद करता है। और उसके भविष्य में भी, भविष्य की परिस्थितियों में भी, यानी फ्यूचर सर्कमस्टांसेस को भी उसका सामना करने के लिए, उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करता है। उसका एक रचनात्मक प्रकृति के बावजूद राइटिंग जो है वो एक ऐसी कला है जिसके लिए एक वैज्ञानिक अप्रोच, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके लिए लेखक का गहन और सटीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें हम व्याकरण और पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों की परंपराओं, उनके कन्वेंशंस का पालन ना करें तो इसके डेवस्टेटिंग, विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसी तरह, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ग्रामर और पंक्चुएशन सही तरह यूज़ नहीं करेंगे तो ओवरऑल मीनिंग सही क्लियर नहीं होगा। इसी तरह अगर लिमिटेड वोकैबुलरी होगी, सीमित शब्दावली होगी, तो हम विचारों का गलत प्रस्तुतिकरण करेंगे, हम अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राइटिंग यानी लेखन को लोगों के कार्यों में सटीकता और यथार्थता को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है। लेखक का मानना ये भी है कि अगर पर्सन रेगुलरली पढ़ता है, नियमित रूप से पढ़ता है, तो वह एक पूरा आदमी, एक पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। यदि वह अक्सर की बात करता है, पढ़ाई के बारे में बोलता है, तो वह तेज़ तर्रार, क्विक विटेड बन जाता है। और यदि वह अक्सर लिखता है तो अपने लेखन में प्रिसाइज हो जाता है, सटीक हो जाता है। इसीलिए बेकन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत कम लिखता है तो उसकी याददाश्त निश्चित रूप से बहुत कम होगी। तो अगर उसे अपनी मेमोरी अच्छी करनी है तो उसे राइटिंग ज़्यादा करनी चाहिए। अगर वो कम बोलता है, दैट मीन्स उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है, वो अच्छे से बातों का जवाब नहीं दे सकता। और अगर वो कम पढ़ता है तो उसमें शार्प विटेडनेस, उसमें कुशाग्र बुद्धि की कमी होती है। वो कहा जा रहा है कि अगर लैक ऑफ मेमोरी हो, यानी स्मृति की कमी हो, बुद्धि की कमी हो और कुशाग्र बुद्धि की कमी हो, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने ये दिखावा करना होगा कि उनकी मानसिक जो मस्तिष्क है, उनका ब्रेन जो है, वो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी फैकल्टीज़ जो हैं वो पूरी तरह से मौजूद हैं। अध्ययन की ये तीनों फैकल्टीज़ यानी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इनका दिमाग की हर बीमारी का इनके पास इलाज मौजूद है। यहाँ पर लेखक जो है वो एफोरिस्टिक, ये स्टाइल एफोरिस्टिक है। ये रीडर्स को एक बहुत सारी चीज़ें देता है, एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें बताता है। क्लियर सेंटेंस है इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है, प्रैक्टिकल विजडम दी जा रही है एंड इट कंस्टिट्यूट्स मैक्सिम्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पर बताया गया है कि हिस्ट्री क्या करती है, मैथ्स क्या करता है एंड सो ऑन। सो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर लेखक विभिन्न विषयों की, अलग अलग विषयों के बारे में बता रहा है और उनके उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, और ये भी कि वे मन की विभिन्न बीमारियों का कैसे इलाज करते हैं। लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। बेकन के अकॉर्डिंग, इनके अनुसार, प्रत्येक विषय का अपना लाभ है, अपना एडवांटेज है और सभी विषयों के अपने अपने यूजेस हैं, अपने अपने उपयोग हैं। ये मनुष्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह किस विशेष विषय का अन्वेषण करता है, कैसे एक्सप्लोर करता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अगर व्यक्ति, तो वो इतिहासकारों के सभी पिछले अनुभवों से संबंधित है कि अगर नॉलेज गेन करना चाहता है, पास्ट एक्सपीरियंस देखे हिस्टोरियंस का। अगर वो
पोएट्री यानी कविता का अध्ययन करता है तो वो विनोदी बन जाता है, विटी बन जाता है, उससे उसका दिमाग तेज होता है। मैथमेटिक्स उसे एक कीन यानी तीक्ष्ण और एकाग्रता से परिपूर्ण करता है। नेचुरल फिलॉसफी यानी प्राकृतिक दर्शन मनुष्य को अधिक ईमानदार और गहन बनाता है, सिंसियर और डीप बनाता है। मॉरल साइंस यानी नैतिक विज्ञान उसे अधिक गंभीर और डिसिप्लिन अनुशासित बनाता है। तर्क और रेटोरिक यानी ऑर्नामेंटेशन जो है वो मनुष्य को सैटिस्फाइड, संतुष्ट और प्रसन्न बनाते हैं। यानी मनुष्य जो कुछ भी स्टडी करता है वो उसके कैरेक्टर में चला जाता है। वॉट एवर ही स्टडीज इट पासिस ऑन टू द कैरेक्टर। तो इसीलिए जो भी वो पढ़ता है उसका कैरेक्टर उसके ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि दिमाग के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली क्योर किए जा सकते हैं स्टडीज से। जैसे फिज़िकल एलिमेंट्स अलग अलग बीमारियों को, फिज़िकल बीमारियों को क्योर करते हैं, इसी तरह से दिमाग के भी एलिमेंट्स अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सब्जेक्ट से क्योर किए जा सकते हैं। जैसा कि बेकन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विषय का एक अपना बेनिफिट है, एक अपना विशेष लाभ है और सभी विषयों की अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं। इसीलिए ये व्यक्ति का निर्णय होता है, डिसीजन होता है कि वो कैसे और क्यों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करता है। तो वो कहता है कि भाई अगर व्यक्ति हिस्ट्री के बारे में बात करता है तो बेकन का मानना है कि पूर्वजों का संचित ज्ञान, संचित विजडम ही आम लोगों को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, क्रूशल इंसाइट देता है। आम लोगों को विजडम आती है लोगों से, क्योंकि लोग गलतियों से सीखते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस कविता से आती है, क्योंकि एक कलाकार उच्च विचारों को उद्घाटित करता है, कंज्योर करता है थॉट्स से। फोरसी करता है, पूर्वानुमान लगाता है कि उसे शब्दों को एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। सटलिटी यानी सूक्ष्मता गणित से प्राप्त होती है, क्योंकि ये हमें एनालिटिकल स्किल्स और एंड्योरेंस सिखाता है, यानी कि विश्लेषणात्मक कौशल और सहन शक्ति करना सिखाता है। हमें पेशेंस सिखाता है कि अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वी आर पेशेंट एंड वी कीप ट्राइंग। इसी तरह से गहराई प्राकृतिक दर्शन और गंभीरता नैतिक कौशल से आती है, जो कि धर्म का अध्ययन है। तो हम जो भी विषय चुनते हैं वो हमारी धारणा, हमारी परसेप्शन को संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है और हमारे मैनरिज्म्स को, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। विट जो है यानी बुद्धि है, हाजिर जवाबी है, वो ईश्वर का गिफ्ट है, गॉड गिवन गिफ्ट है। ये हर एक में प्रेजेंट होता है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं वो विभिन्न शारीरिक एलिमेंट्स, बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार स्टडीज मानसिक दोषों या बुद्धि के भी डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। तो अगर किसी में कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की या फोकस की कमी है तो उसे मैथ्स पढ़ना चाहिए। उसके पास नॉलेज की कमी है तो उसे हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, जिससे उसके माइंड में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और अगर उसे लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पा रहा तो उसे लॉयर का प्रोफेशन लेना चाहिए, जिससे वो एफिशिएंट डिबेटर बन सके, एक वाद विवाद करता बन सके। एंड फाइनली बेकन इसी बात से कंक्लूड करते हैं अपने एस्से को, और अपने बिलीफ पर वो स्टैंड करते हैं, वो मानते हैं, अड़े रहते हैं कि मानव मन में ही शायद कोई कमज़ोरी है, फ्रेल्टी है, मानव मन में कोई कमज़ोरी है जो कि ऐसे मन के लिए उपयुक्त विषय के अध्ययन से दूर ना किया जा सके। मतलब कोई भी ऐसी कमी है ही नहीं जो कि स्टडी से दूर नहीं हो सकती। जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी की वीकनेस को दूर करती है, उसी तरह से राइट स्टडी हमारे माइंड की इम्परफेक्शन को दूर करती है। इसका जो क्रिटिकल कमेंट है वो यूज़फुलनेस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझाया गया है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। लैंग्वेज सिंपल है, प्रैक्टिकल विजडम से भरपूर है। जानते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन को पहला प्रमुख अंग्रेज़ी निबंधकार माना जाता है। ये 1597 में प्रकाशित 10 निबंधों की श्रृंखला में बेकन का पहला निबंध है। 1612 में पाठ में कुछ बदलाव किए गए, इसमें और वाक्य और विचार जोड़े गए। सम चेंजेस वर मेड, कुछ सेंटेंसेस, आइडियाज़ जोड़े गए ताकि और बेहतर बन सके। बेकन को वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड का फादर, जनक माना जाता है, जो कि तर्क और अवलोकन, रीज़न और ऑब्जर्वेशन पर आधारित
बेकेनियन मेथड से प्रभावित है। बेकन अपनी पूरी लाइफ एक लॉयर, एक वकील और वैज्ञानिक के रूप में काम करते रहे। लेट्स कम टू ग्रामर। Present continuous tense and simple future tense. Now consider the following sentences. I am watching a movie. ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, और अगर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंसेस मूवी देखने के बारे में हैं। तो पहला जो है वो बता रहा है प्लान्ड एक्शन इन द नियर फ्यूचर, कि मैं आज शाम मूवी देख रहा हूँ, और सेकंड सेंटेंस कहता है कि मैं देखूँगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया है वो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है कि बेशक वो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, लेकिन वो नियर फ्यूचर के बारे में कहा गया है। तो इसे हम कहते हैं गोइंग टू फ्यूचर या आईएनजी फ्यूचर। ये ज़्यादा सर्टन है, ये ज़्यादा श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है कि मैं आज मूवी देख रहा हूँ, मेरा श्योर है कि मैं आज मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। राइट, एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग सॉकर, शी इज कुकिंग डिनर। सिंपल फ्यूचर जो है वो एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बेस वर्ब। तो मैं अपने एग्जाम के लिए कल पढ़ूंगा, विल स्टडी, दी शैल कंप्लीट, विल फिनिश हर बुक। राइट, नाउ व्हेन टू यूज ईच टेंस अलाउज फॉर एक्यूरेट एक्सप्रेशन। तो चलिए इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। वन इज द शेफ, आप लिखेंगे इज प्रिपेयरिंग a gourmet meal for the VIP guest. By the time you arrive, we will have completed the first phase of project. In the future, technology will revolutionize the way we live. As we speak, the scientists are conducting groundbreaking research in the lab. The company will launch its new product next year. Our team is developing a new software application this quarter. If you're aware, your cat will create a mess in the living room. The orchestra members are practicing diligently for their upcoming concert. I believe she will achieve great success in her career. By the end of this century, humans will have colonized Mars. Let's move on to vocabulary enrichment, जिसमें हम वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। तो इंटेलिजेंस का एडजेक्टिव बनेगा इंटेलिजेंट, सेरेमनी एज अ नाउन का बनेगा एडजेक्टिव सेरेमोनियल, सेरेमोनियस, करेज का बनेगा करेजियस। अब इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ब्स भी हैं, कुछ नाउन्स भी हैं। आपको उनका करेक्ट फॉर्म यूज़ करते हुए इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। सो लेट्स टेक अ लुक। मेकिंग फन ऑफ अदर्स एंड कॉलिंग देयर नेम्स इज डिसग्रेसफुल बिहेवियर। यू विल राइट disgraceful behavior. We must learn to respect the individuality of persons and treat no one in a contemptuous manner. Number 2, hard work and perseverance can help anyone to earn a respectable place in the society. Disobedience is looked upon as a serious offense in the army. No consideration is shown towards a rule breaker. I was terrified of the dark. My friend suggested that I should overcome my fear by practicing stepping into a familiar dark place to begin with. I think his suggestion has helped me in controlling this terror of the dark that I had. As I look back at my achievements with satisfaction, I remember my teacher who showed me the right direction. Now here we have to provide one word substitution for the following descriptions. मतलब इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को हम कहेंगे स्टडी। प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स को हम कहेंगे मैनेजमेंट।
To ask one to leaves one current space and or task to do something else को हम कहेंगे call away. Someone who makes excessively fine distinctions in reasoning will be simony sectors. Equality of doing work carefully and thoroughly means diligence. Looking too bright, expensive, उसको हम कहेंगे flashy. Something that makes it difficult for a person to move is impediment यानी road block जो रोकता है. To make food drink go down your throat is to swallow. To be clever and dishonest होगा cunning, चालाक. To perform a task means to execute. Now appropriate word से fill up करना है. Crafty men condemn studies. Simple men admire them. Wise men use them. Read not to contradict. ये सारे पैसेज में से ही हैं. Or confute. Not to believe or take for granted. Nor to find talk and discourse, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Histories make men wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend. So if a man's wit be wandering, let him study mathematics, for in demonstrations, if his wit be called away, never so little he must begin again. Let's do match the column. Reading makes a full man. So regular reading leads to well-rounded individual. So 1 will match with B. Writing makes an exact man. So writing will be D. So writing is D. Conference makes a engaging in discussions. तो ये conference से है. So 3 will be C. And 4th will be with therefore if a man write little. So this will match with H. History makes men wise. So G. Nay, there is no stone or impediment. E. Wrought out by fit studies. Crafty men condemn studies. तो despise learning वाला होगा F. They perfect nature. तो beyond I. Abion studia and mores will be knowledge acquired. J. Studies serve for delight, ornament and ability. तो ये 3 हैं. So this is going to be A. And now we come to summary writing. Summary जो है किसी भी टेक्स्ट का शॉर्टन फॉर्म है. इसमें हम कुछ चीज़ें लेते हैं और कुछ चीज़ें नहीं लेते. अगर आपने मेरी समरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट. इट हैज़ ऑल द क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन. इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और यहाँ पर दिया गया है एक दूसरा पैसेज जिसमें आपको सबसे पहले मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, एक समरी बनानी है और एक सूटेबल टाइटल भी देना है. तो आप पॉज कीजिए वीडियो को, मेन आइडियाज़ आइडेंटिफाई कीजिए एंड हियर आर द वंस. फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और पेट्रियाटिज्म. और ये है इसकी पॉसिबल समरी. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट फॉर योरसेल्फ. नाउ लेट अस नाउ कम टू टर्मिनल क्वेश्चंस. So question number 1 is what are the ways of study and what are the different books to be studied. So this is the answer. यहाँ पर different ways बताए गए हैं कि किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, swallow कर सकते हैं, chew कर सकते हैं बुक्स को. And the different kinds of books have been mentioned as poetry, history, maths, philosophy and so on. इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले in-text क्वेश्चन में भी कर चुके हैं. How can different ailments of the mind be cured by study? So just as bowling is good for kidneys, shooting for lungs, walking for digestion and so on. तो इसी तरह से मैथमेटिक्स के बारे में लिख सकते हैं, पोइट्री के बारे में लिख सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं. जस्ट टेक इट फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट इट ऑन योर ओन.
राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो ये आप अपना खुद का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. And with this, we have completed with the question and answers of this lesson. I will see you with the next lesson, next poem very soon. Tab tak keep revising all your concepts, all the in-text questions, all the grammar, and keep learning. I will come up with the next video very soon. Thank you for watching. Bye-bye.